हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 5 फरवरी। तो 5 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला है एफडीआई के बारे में। तो एफडीआई जो प्रवाह है, पिछले छमाही में 26% की वृद्धि हुई है। तो अगर पूछा जाएगा कि एफडीआई बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो एफडीआई के प्रवाह में बढ़ोतरी हो रही है। अब एफडीआई के बारे में हम जान चुके हैं कि एफडीआई क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी संस्था भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से, जैसे उनका शेयर खरीद लिया, कोई ऑफिस बना दिया, या कोई सीधी कंपनी खरीद ली। उसके बाद देखें पीएम ई ड्राइव। तो प्रधानमंत्री जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, इसका नाम है। क्या है? पीएम ई ड्राइव। तो प्रधानमंत्री हो गया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ड्राइव है, उसके बाद रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट। तो ये इसकी योजना है। ये योजना क्यों लाई गई थी? सरकार ने ईवी को बढ़ावा देना। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बिजली से चलने वाले होते हैं, उनके क्या है, स्वीकृति एक तो तेज होनी चाहिए। साथ ही स्वीकृति के साथ भारत में क्या हो, तेजी से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो, जैसे चार्जिंग स्टेशन वगैरह बने। तो ये है। अब ये योजना पीएम ई ड्राइव है, ये शुरुआत तो 29 सितंबर 2024 को हुई थी, मतलब पिछले वर्ष ही हुई थी ये 24 को क्रियान्वयन। पर अभी क्या है, इसका फेज 2 आ गया है। तो फेम इसी ये जो योजना चल रही है वो फेम 2 के अंतर्गत है। अब फेम 2 के अंतर्गत 16.14 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल को सहायता दी जाएगी, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी बढ़े, प्रदूषण कम हो सके, ये सारी चीजें। उसके बाद पीएम ई ड्राइव के लिए भी 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और जो कितने वर्ष तक है के लिए? 1 साल के लिए। जैसे अभी क्या है, फरवरी चल रही है, तो अगले मार्च तक, अगले वित्तीय वर्ष तक क्या होगा, 2026 तक ये आवंटित किए गए हैं। अब इसमें जो शामिल वाहन है ई ड्राइव में, वो ई रिक्शा, स्कूटर, ई बस, ई ट्रक और ई स्टेशन भी है। जो ईवी स्टेशन होते हैं, अब जहाँ पे ये बस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होंगे, उनके लिए स्टेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये केवल छोटे वाहनों के लिए ही नहीं है, ये बड़े वाहनों के लिए भी है योजना ई ई ड्राइव। इसमें क्या है, जो जैसे ई बस और ई ट्रक जो है उनके लिए भी है। अगला देखें, चमन चोपड़ा। तो चमन चोपड़ा को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो विजेता कौन है? चमन चोपड़ा। और उसके बाद है भाषा, इनकी किस भाषा के लिए मिला है? तो डोंगरी भाषा के लिए मिला है। और इनकी जो पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा। तो एक होर अश्वत्थामा, तो एक और अश्वत्थामा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, एक होर अश्वत्थामा। तो क्या है, कहानी संग्रह है ये। तो ये मेन बात है कि किन्हें? चमन चोपड़ा को मिला है। और भाषा कौन सी है? भाषा इंपॉर्टेंट रहेगी थोड़ी, डोंगरी भाषा के लिए मिला है, क्योंकि साहित्य जो मिलता है भारतीय भाषाएं ही है। उसके बाद है कि भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता। अब भारत में, जैसे भारत में जो फोन यूज होते हैं उनका 99% तो हम भारत में ही निर्मित करते हैं। तो मेक इन इंडिया के तहत क्या है, 2014 में, अब मेक इन इंडिया पूछ ले कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में। तो 10 वर्ष हो चुके हैं। तो सिर्फ दो मोबाइल निर्माण इकाइयां 2025 में, मतलब 2014 में कितनी थी मोबाइल इकाइयां जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे भारत में? दो थे केवल। आज कितने हैं 2025 में आके? 300 के ज्यादा मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो है भारत में। अब भारत क्या करता है, 2014-15 में भारत केवल 26% फोन भारत में बनते थे, अब 99.2% बनते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी हैं भारत में। अब सेमीकंडक्टर निर्माण, अब जब फोन बनते हैं, और फोन और ज्यादातर सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें किसमें क्या यूज होता है उनमें? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर और कैनेंस जैसे ग्रुप हैं, जो उनकी योजनाएं भी चल रही है। तो सेमीकंडक्टर का भी निर्माण हो रहा है। अगला देखें कैंसर दिवस। तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 2 फरवरी को हमने कल देखा था क्या था, वेटलैंड दिवस। और 4 फरवरी को क्या है, कैंसर दिवस। इस बार की थीम है यूनाइटेड बाई यूनिक। तो यूनाइटेड बाई यूनिक, ये इस बार की थीम है, यूनिक। उसके बाद है डिजी यात्रा। डिजी जैसे डिजी लॉकर चलता है, वैसे डिजी यात्रा है। तो इसमें क्या होगा कि फेशियल रिकॉग्निशन से हवाई यात्रा आसान हो जाएगी। जैसे डिजी यात्रा है, अब डिजी यात्रा में क्या हो जाएगा, 10 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करेगा व्यक्ति, उस ऐप में क्या होगा, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, और जैसे ही वो फेशियल रिकॉग्निशन की जरूरत होगी, सीधे वहां पे वो ऐप से क्या हो जाएगा, लॉगिन करना आसान हो जाएगा। तो मतलब जो बोर्डिंग की समस्या होती थी, काफी टाइम लगता था लाइन में, वो सारी है डिजी यात्रा के लिए आसान हो जाएगा। अगला है फिलीपींस। तो फिलीपींस में खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि किस देश में अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित हुआ है। तो पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, वहां
पे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर उनकी लोकेशन से जुड़े हुए। तो फिलीपींस के कृषि सचिव हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, मेन बात है कि फिलीपींस में क्या हुआ है, खाद्य सुरक्षा आपातकाल, मतलब उनके यहाँ जो खाद्यान्न है वो कम हो रहा है, तो क्योंकि चावल की मुद्रास्फीति वहां पे ज्यादा हो गई है। अब इस एरिया की बात करें तो ये पूरी ही बेल्ट किस लिए है, मीकोंग इरावदी वाली है, चावल ज्यादा होता है, तो चावल का क्या होगा, महंगाई बढ़ गई है। अब देखें पूरा सिंगापुर के बारे में, तो अभी सिंगापुर और मलेशिया का देखें, अभी कहाँ ये बड़ा है, फिलीपींस वाले एरिया में। अब फिलीपींस कहाँ है, ये वाला है। अब फिलीपींस ये पूरी ही जो बेल्ट है, ये बेल्ट में क्या उत्पादित होता है, ज्यादा चावल उत्पादित होता है, तो हमें ये जानना था क्या उत्पादित होता है, चावल। अब इस एरिया में चावल उत्पादित होता है और फिलीपींस में चावल के रेट कैसे हो गए, बढ़ गए। अब कुछ यहाँ की लोकेशन देख लें, जैसे फिलीपींस ये रहा, और फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, ये रहा ऊपर मनीला। उसके बाद अगर इधर देखें दो तीन कंट्री, जैसे एक है मलेशिया, मलेशिया आधा इधर है, और मलेशिया ये वाला भी पार्ट किसका है, मलेशिया का है, और ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, इंडोनेशिया का है। बाकी इंडोनेशिया ये रहे। अगर इधर देखें फिलीपींस, तो फिलीपींस के ऊपर कौन सा एक कंट्री है, ताइवान कंट्री है। ताइवान की विशेषता क्या है, 0 डिग्री जो है वो कर्क रेखा है जो यहाँ पे, वो यहाँ से निकली है ताइवान से, तो फिलीपींस हो गया, फिलीपींस के ऊपर ताइवान हो गया, तो ये यहाँ पे हो गया मेन इंपोर्टेंट। उसके बाद है फिर इस एरिया में ही देखें तो फिलीपींस वाले एरिया में और मनीला वाले एरिया में, तो ये यहाँ पे देखना है। तो फिलीपींस में खाद्य सुरक्षा जो बड़ा है, तो इम्पोर्टेंट ये लोकेशन हमेशा से याद रखनी है, क्योंकि मैं उसमें देगा कैसे, मैच द फॉलोइंग टाइप का राजधानी दे सकता है, तो एक तो मनीला याद रखना है, और उसके बाद आसपास के कंट्री याद रखने हैं, जैसे ये वाला इंडोनेशिया का ही पार्ट है पूरा, और ये इंडोनेशिया का। इधर देखेंगे तो ब्रुनेई पड़ेगा, ये छोटा सा आइलैंड है, अभी मोदी जी भी यहाँ पे गए थे, तो ये कौन सा है, ब्रुनेई है। जबकि ये वाला पार्ट किसका है, मलेशिया का है। और सिंगापुर देखेंगे तो ये रहा। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी वाला एरिया, विवाद चलता रहता है यहाँ पे किसके साथ, इन लोगों का, चाइना के साथ। तो ये देखा। उसके बाद है भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी समर्पित व गर्भ इन और दृष्टि लॉन्च हुई है। तो गर्भ इन इन मतलब इंडिया कह सकते हैं, तो गर्भिणी और दृष्टि लॉन्च हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत की पहली, ये फरीदाबाद में क्या हुआ है, इसको लॉन्च किया गया फरीदाबाद में। इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, उनका डेटा इकट्ठा इकट्ठा करना होगा यहाँ पे। तो फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है, पूरा रिसर्च की फैसिलिटी होगी। तो ये देखा, मतलब क्या आ जाएगा, एक तो हरियाणा पूछा जा सकता है, और ये किस लिए है, और ये योजना का नाम कहाँ क्या है, तो गर्भ इन्हीं और दृष्टि। तो ये है। उसके बाद अगर देखें हज, हज के लिए ऐप चला दी है, तो हज के लिए हज सुविधा ऐप, तो इसमें ज्यादा तो इंपोर्टेंट है नहीं, बस यही है, हज सुविधा ऐप एक चली है। उसके लिए गुजरात में समान नागरिक संहिता, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अपना जो उत्तराखंड है, वहां पे क्या हुआ है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। जो डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा रहता है, 44 के तहत। अब जो समान नागरिक संहिता है, उसका अगला स्टेप हो गया है, गुजरात में लिया जा रहा है। तो गुजरात सरकार ने भी मसौदा तैयार इसके लिए कर दिया है। तो पहला उत्तराखंड, अब कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद है, और गोवा में तो पहले से लागू है, ये 1800 के आसपास से, 1887 उधर। अध्यक्ष होंगे इसके सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई, इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जो कौन सी समिति, जो गुजरात में लागू करेगी। तो ये है, और 45 दिन में इसे रिपोर्ट देनी है। अगला है, अमेरिका ने 205 अवैध भारतीयों को वापस भेज दिया है। तो अब ये तो नहीं आएगा कि कितने भेज दिए हैं, मेन बात है कि ट्रंप जो है थोड़ा क्या कर रहे हैं, अवैध प्रवासियों की सूची निकाल के उन्हें भेज रहे हैं। तो भारत में भी क्या किया गया है कि अमृतसर भेज दिए गए हैं टेक्सास से, जो C-70 सैन्य विमान से, तो भारतीयों को भी भेजा गया है। उसके बाद है, भूटान के आंख के कांटे बांगचू ब्रिज को गिराएगा भारत का सिम्फर। तो है क्या है, ऐसा ही एक ब्रिज है, तो वो बीच से टूटा है, वो लटका है आधा आधा। अब भूटान के लिए वो समस्या रहता है, क्योंकि ना तो निर्मित है, ना वो बना हुआ है, तो वो समस्या रहता है। तो बांगचू ब्रिज को अब भारत गिरा देगा। तो भूटान सरकार ने क्या है, 2021 में बड़े हादसे के बाद ये अधूरा पड़ गया था, मतलब ढह गया था, तो अधूरा डला है। तो ये पूछा जा सकता है बांगचू ब्रिज, तो बांगचू ब्रिज कहाँ पे है, तो भूटान में है। तो भारत सरकार क्या करेगा, इसे गिराएगा। तो भारत सरकार सिम्फर की भूमिका से गिराएगा। सिम्फर क्या है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान। अब इसके बारे में पूछा जा सकता है, ये संस्थान कौन सी संस्थान गिरा रहा है, तो रक्षा मंत्रालय ने धनबाद स्थित, कहाँ है ये, इसका सिम्फर का मुख्यालय धनबाद स्थित जो है केंद्रीय खनन, क्योंकि धनबाद वाले एरिया में खनन होता है, तो खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के साथ क्या किया है, साझेदारी करके इसे गिराएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद है, और यहाँ पे क्या है, पहाड़ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और हरियाली भी कुछ नहीं होगा, तो ये वाला है।
तो ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर देखें भूटान का थोड़ा मैप देख लेते हैं, तो ये एरिया जो दिख रहा है ये कौन सा है, ये भूटान का, ये इतना एरिया, ये भूटान का। इधर अपना कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और इधर कौन सा है, ये सिक्किम वाला एरिया है, सिक्किम जो कि यहाँ थोड़ा सा टच भी है। तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और इधर कौन सा है, बीच में भूटान है। भूटान के ऊपर कौन सा है, ये तिब्बत वाला एरिया है जो कि चाइना के अब कब्जे में। लासा सुना होगा, तिब्बत की राजधानी लासा, तो ये रहा लासा। अब इसके आसपास कुछ और देखते हैं, जैसे कि जब हम भूटान से भारत की तरफ चलेंगे तो नीचे देखो, ये वाली जो एरिया है ये किसका एरिया है, वेस्ट बंगाल का। तो अगर पूछेगा क्या वेस्ट बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है, तो अगर इस मैप में देखें तो ये छोटा सा एरिया देखो, तो भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। क्या भूटान की सीमा असम से लगती है, तो ये जो एरिया दिखेगा वो कौन सा है, असम का है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही, तो असम की सीमा भी लगती है। क्या अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, इसकी भी सीमा लगती है। और सिक्किम तो है ही। अब सिक्किम में है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो सबसे ऊंचा पॉइंट है इधर, तो कंचनजंगा ये रहा सिक्किम की तरफ है। उसके बाद इधर चलेंगे तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आ जाएगा। तो ये दो तीन चीजें याद रखनी थी यहाँ पे। उसके बाद देखें कूनो, तो कूनो में क्या हुआ है, चीता एक बीरा है, उसने दो शावकों को जन्म दिया है, और उसके बाद 14 हो गए हैं शावक। तो संख्या तो नहीं याद करनी है, मेन है कि यहाँ पे ये कूनो वाला जो नेशनल पार्क है उसके विषय में, कि वहीं पे ये योजना चल चल रही है। तो कूनो में क्या हो गया है, 14 शावक, और अभी कितने हैं, 12 वयस्क अभी जिंदा है। तो ये देखा गया। उसके बाद देखें इसे अगला, कि यूएस एड, तो यूएस एड का मतलब क्या है, यूएसए क्या करता है, एड सहायता देता था अभी तक विश्व की जो कोई योजना चल रही है या विश्व में कोई भी घटना होती है तो यूएसए सहायता देता था। अब यूएसए एड देना बंद कर रहा है, ट्रम्प बंद कर रहे हैं। तो पिछले 70 वर्षों से भारत में कार्यरत है यूएस एड की जो संस्था है, वो भारत में भी कार्यरत है। जो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सब में सुरक्षा दे मतलब सहायता दी जाती है। तो इस जैसे वित्तीय सहायता अभी चालू वर्ष वित्त में भी $14 करोड़ की है। तो अब ये क्या होगा, दुनिया भर में एक समस्या आ जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, यूएस का जो एड वाला ये संस्था है वो बंद हो जाएगी। तो ये हमने देखा आज 5 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे। आपको पीडीएफ लेनी हो तो इसमें टेलीग्राम का लिंक नीचे होता है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसे।